हेलो ऑल। इस सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे कि सैप क्या है और यह कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या किस टाइप के मॉड्यूल्स हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि सैप कोर्स स्टार्ट करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज सैप? सैप को सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म है सैप। बहुत लोग कहते हैं कि इसको सैप बोले या ना बोले, बट इसको सैप बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे अमिताभ बच्चन को आप बच्चन बोले या अमित जी बोले, बात एक ही है। तो मैं इसको सैप बोलूंगा। ये सैप एक टाइप का ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और जो किसी इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये सैप करता है। सैप एक जर्मन कंपनी है और इसका हेड क्वार्टर जर्मनी में ही है। और सैप कंपनी को स्टार्ट करने वाले जो एम्प्लॉय थे वो पहले आईबीएम में काम करते थे, बट उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और जर्मनी में हेडक्वार्टर बनाया और तब से सैप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैप सॉफ्टवेयर को सेल करती है। और यस, कैन वी कॉल इट सैप? यस, वी कैन कॉल इट, देयर इज नो इशू विद इट। अब आते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि यह एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। तो किस टाइप के रिसोर्सेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं? जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो वहाँ पे मैन पावर ही होता है, वहाँ क्या रॉ मटेरियल होता है, और वहाँ कुछ पैसे होते हैं जिसको लेकर के रॉ मटेरियल खरीदा जाता है या मैन पावर को सैलरी दी जाती है। और फाइनल कुछ प्रोडक्ट बन के आता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई सर्विस यूनिट हो। और इन सभी को हैंडल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मैन पावर और मशीन को हैंडल करने के लिए एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जिनको पता होता है कि कितने मैन पावर कहाँ पे डिप्लॉयड हैं और कितने मैन पावर अभी खाली बैठे हुए हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल होता है जो कि परचेज डिपार्टमेंट के पास होता है। परचेज डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को परचेज करना, और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल को हैंडल करना। फिर उसके बाद होता है पैसा, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, ये फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के पास होता है। फिर उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास होता है। और इन सभी डिपार्टमेंट मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। सैप इन सभी डिपार्टमेंट को एक साथ कंट्रोल करके काम आगे और फास्ट बढ़ाता है। कैसे? आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में ये सैप का वर्क फ्लो है जो ये बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो भी सैप के साथ इंटरफेस कर रहा है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है वो भी सैप के साथ इंटरफेस कर रहा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट ये भी सैप के साथ इंटरफेस कर रहा है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या होगा? सबसे पहला वो देखेगा कि उसके पास कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है तो फिर वो चेक करेगा कि उसके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं या नहीं है। फिर इसमें कुछ टाइम लग जाता है। जो मैं जो एक कन्वेंशनल प्रोसेस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट जब बोल देता है कि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई आप परचेज करो। फिर जब परचेज हो जाता है फिर कोई चीज़ जो है सो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है प्रोडक्ट, और फिर सेल्स डिपार्टमेंट उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और फाइनली जो पैसे अर्न होते हैं वो पेरोल डिपार्टमेंट आता है। कन्वेंशनल प्रोसेस में इन सभी प्रोसेस को में जाने पे काफी टाइम लग जाता है। पहले ह्यूमन रिसोर्स जाएगा के पास, मैनेजमेंट जाती है, फिर इन्वेंट्री के पास जाती है, फिर परचेजिंग के पास जाती है। तो इन सभी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इन सभी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए सैप है। सैप एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे ये डिपार्टमेंट एक साथ इंटरफेस कर रहे हैं और मैनेजमेंट डायरेक्ट सैप से इनपुट ले लेती है एक ही बार में कि उसके पास कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, कितने इन्वेंट्री हैं, कितने उनको मटेरियल परचेज करने हैं या नहीं करने हैं, या कुछ प्रोडक्ट उसके पास सेल्स डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट जस्ट सैप से एक बार डाटा निकालती है, उसको सारे इंफॉर्मेशन एक बार में पता चल जाता है। ये भी इसलिए हो पाता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के पास कोई खाली पड़ा हुआ ह्यूमन रिसोर्स है तो भी सैप को इनपुट चला जाता है।
इन्वेंट्री में कोई मटेरियल नहीं अवेलेबल है या अवेलेबल है, वो भी डायरेक्ट सैप को पता चल जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे सैप से ही इंटरफेस कर रहे हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट में भी किसी डिपार्टमेंट को कुछ परचेज करना है तो भी सैप से इंटरफेस करते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको कि पैसे रिलीज करने हैं, वो भी सैप से इंटरफेस करता है कि हाँ उसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, इतने पैसे वो रिलीज कर सकता है। तो सारे कुल मिला के सैप से एक ही बार में इंटरफेस करते हैं, और ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन मतलब कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक बार अपडेट होते हैं और मैनेजमेंट को रियल टाइम डाटा मिलता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैनेजमेंट को कभी भी रियल टाइम डाटा मिलता है, उसको उसी टाइम पता चल जाता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं वेरियस मॉड्यूल्स पे। जैसा आपने देखा कि सैप को हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसी तरीके से सैप के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जो कोई एचआर को डील करता है, सैप का कोई मॉड्यूल है जो इन्वेंट्री को डील करता है, सैप का एक मॉड्यूल है जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। ये डिपार्टमेंट उस मॉड्यूल के थ्रू सैप से इंटरफेस करते हैं। जैसे कि एससीएम डिपार्टमेंट जो है वो एससीएम मॉड्यूल है उसके थ्रू सैप से इंटरफेस करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फीको मॉड्यूल के थ्रू सैप से इंटरफेस करता है। तो ये इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, इसके लिए जॉब भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सैप एमएम इट स्टैंड फॉर मेटल मैनेजमेंट, सैप एचआर फॉर ह्यूमन रिसोर्स, सैप फिको फॉर फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, सैप एसडी फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैप एससीएम मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। और कोई भी बंदा जब एक मॉड्यूल को सीख लेता है तो आगे चल के धीरे धीरे बाकी मॉड्यूल भी वो बड़े इजीली सीख लेता है, क्योंकि सैप का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से सिमिलर ही है। तो कोई भी एक बंदे एक मॉड्यूल में भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर बाकी मॉड्यूल में भी आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। बट सभी को मॉड्यूल अपने अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉड्यूल पढ़ सकते हैं, किस मॉड्यूल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। लाइक मेटल मैनेजमेंट में जस्ट मेटल का फ्लो होता है, और कोई भी नया बंदा एमएम मॉड्यूल सीख सकता है। सैप एचआर में थोड़ा बहुत ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए एचआर मॉड्यूल है ही। और जिसका एमबीए इन एचआर है उसके लिए इजी होगा कि वो सैप एचआर कर ले। जिस बंदे का एमबीए फाइनेंस में है उसके लिए बेस्ट होगा कि वो सैप फिको कर ले। जो बंदा पहले से ऑलरेडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख चुका है वो एसडी कर सकता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। जो ऑलरेडी कोई बंदा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर चुका है वो सैप एफएससीएम मॉड्यूल पे सीख सकता है। और जिस किसी को कोई एक्सपेंस नहीं है वो सैप एमएम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मॉड्यूल है और इजिली कोई भी बंदा सीख सकता है। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सैप स्टार्ट करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बिफोर स्टार्ट ए सैप कोर्स, सैप को स्टार्ट करने के पहले आपको अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली मॉड्यूल चेक करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि आप एमबीए इन फाइनेंस है तो फीको ऑप्ट करिए, आप एमबीए इन एचआर हैं तो एचआर मॉड्यूल सेलेक्ट करिए। आपको कुछ पता नहीं पहले से, कोई एमबीए नहीं है आपके पास, जस्ट आप बीए हैं तो एमएम मॉड्यूल को सिलेक्ट करिए। एमएम मॉड्यूल मीन्स मेटल मैनेजमेंट। उसके बाद आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके आसपास हो। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी आप देखें कि कम से कम टाइम में, जैसा मैंने बताया था पहले कि 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता है, तो जो ज़्यादा टाइम ले उसके यहाँ ना जाए, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आस्क फॉर ए लाइसेंस की, क्योंकि जब भी आप सैप सीखते हैं तो आपको सैप में प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, और वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपको पूछना पड़ेगा कि वो कौन से वो आपको लाइसेंस की दे रहे हैं या आपको खुद से परचेज करना है। फिर उसके बाद जब आपको लाइसेंस की के बारे में ओके बोल देते हैं तब उनसे ये भी पूछिए कि वो लाइसेंस जो आपको देंगे, लाइसेंस की जो देंगे आपको उस कितने टाइम के लिए देंगे। कई बार ये होता है कि इंस्टीट्यूट कोर्स 2 महीने का है तो 2 महीने तक का लाइसेंस देता है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि इंस्टीट्यूट 1 साल का कोर्स है, एक साल के लिए की देती है। तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आपको 1 साल का की दे, सो डैट आप घर बैठ के आपका कोर्स कंप्लीट हो भी जाए, उसके बाद भी आप घर बैठ के 1 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और सैप में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए, और उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे किसी भी इंटरव्यू में आंसर देने के लिए।
उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट से ये भी पूछना है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आपको कोर्स में सपोर्ट दे सकते हैं, कितने महीनों तक आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के जो इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो 1 साल तक आपको कोर्स में सपोर्ट देंगे। मतलब कि आपको कोई क्वेरी है तो 1 साल के भीतर आप कभी भी जा करके वहाँ फैकल्टी से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे। उसके बाद फाइनल आता है प्लेसमेंट। डेफिनेटली जब हम इंडिया में हैं तो इंस्टीट्यूट हमारे लिए प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा, और दिल्ली एनसीआर के जो इंस्टीट्यूट है वो प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कोर्स स्टार्ट करने जाएं। और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं चैप्टर बनाने जा रहा हूँ, वीडियो जो बनाऊंगा वो सैप एमएम मॉड्यूल के लिए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।